हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो में जहाँ पे मैं फ्लटर फ्लो के बारे में बताता हूँ। करीब 10 दिन या 15 दिन हो गए होंगे मुझे वॉइस वाला वीडियो बनाने में। मैंने बीच में एक जॉब एप्लीकेशन का वीडियो बनाया था, उसको भी मैं वॉइस में कन्वर्ट करके अपलोड कर दूँगा। एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बीच में। तो आप लोग, पहली बात तो बहुत-बहुत थैंक्स, 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। और जैसा हमने प्लान बनाया था अप्रैल में, जो हमने टाइम टेबल मतलब शेड्यूल किया था फ्लटर फ्लो का वीडियोस का, उसी हिसाब से चलेंगे। तो आज का वीडियो उसी के हिसाब से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्लटर फ्लो में कैसे कैसे एक्शंस होते हैं, कैसे एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, और सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में जाके। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जो लोग पहली बार फ्लटर फ्लो यूज़ कर रहे हैं, या जिनको फ्लटर फ्लो का जो एक्शंस होता है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती रहती है। तो वो लोग मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग की फैमिली अराउंड 10,000 तक होनी चाहिए तो और अच्छा रहेगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट आने वाले भी हैं आगे। चलो, ये हो गया हमारा इंट्रो, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप फ्लटर फ्लो ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पेज मिलता है, ठीक है। जैसे ये पेज टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ मिलती हैं आपको। तो इनिशियल स्टेज पे जैसे आपको ऐसा मिलेगा जब आप फ्लटर फ्लो ओपन करोगे, तो जब मतलब फ्लटर फ्लो का कोई प्रोजेक्ट ओपन करोगे, तो इनिशियल स्टेज पे जो आपका पॉइंटर होता है, मतलब जो आपका एरिया, मतलब सॉरी एरिया नहीं कहोगे आप इसको, जो आपका माउस पॉइंटर होता है वो स्कैफोल्ड पे क्लिक होता है। मतलब आप शुरू शुरू में स्कैफोल्ड पे रहते हो, इसको स्कैफोल्ड बोलते हैं, इस पे रहते हो आप। तो यहाँ पे जब आप रहते हो तो यहाँ पे जो एक्शंस मिलते हैं उसमें दो टाइप के एक्शंस मिलते हैं। एक होता है ऑन पेज लोड का, और एक होता है ऑन फोन स्ट्रेक का। मतलब जब आपका पेज लोड हो रहा है, मान लो जैसे ये आपका पेज है, होम पेज है, ये पेज लोड हो रहा है, तब जो एक्शंस परफॉर्म होती हैं वो आती हैं ऑन पेज लोड एक्शंस के अंदर। उसके बाद ऑन फोन स्ट्रेक, इसका मतलब वो एक्शंस होते हैं जब आपका फ़ोन शेक होता है, मतलब जब आपका फ़ोन, आप फ़ोन को अपने हिलाते हो। जैसे आपने एक फ़ीचर देखा होगा फ्लैश लाइट, कुछ फ़ोन्स में होता है कि अगर आप फ़ोन को शेक करोगे तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है, फिर फ़ोन को शेक करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो सिमिलर फ़ीचर आप ऐड कर सकते हो अपने ऐप में। ओके, चलो एक एक करके एक्शंस देखते हैं। पहले ऑन पेज लोड पे देखते हैं। एक्चुअली जो ऑन पेज लोड के एक्शंस हैं और किसी विजिट पे क्लिक करके जो एक्शंस हैं, दोनों ज़्यादातर सेम होते हैं, ठीक। तो एक ही चीज़ को देखते हैं, पहले ऑन पेज लोड देख लेते हैं। अगर आप लोगों को भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो मैं विजिट्स का भी एक्शंस बता दूंगा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो, मैं इसको पहली बात तो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से देखो, आपको यहाँ पे पहले मिलेगा आपको एक ब्यूटीफुल सा पेज मिलेगा आपको। जैसे आप यहाँ पे ऑन पेज लोड लिखा है, ऑन फोन स्ट्रेक लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इश्यूज जो भी आपके एक्शंस में आएंगे उसे आप यहाँ पे देख सकते हो। वार्निंग्स क्या आ रही हैं, एरर क्या आ रहा है। ओके, आप यहाँ से अपने पेज का नाम देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको दो बटन मिलेगा। पहला होगा कंडीशनल एक्शन का, और सॉरी पहला एक्शन का होगा जो नॉर्मल होता है, और कंडीशनल एक्शन का। तो पहले हम लोग ऐड एक्शन देखते हैं, ठीक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्शंस चूज करने के ऑप्शन आएंगे कि कौन सा एक्शन आपको चूज करना है। इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे अपने अपने कॉलम्स दिए हुए हैं। जैसे मैं जिसको अभी एक्सपेंड करके हटा रहा हूँ, आप ये देखो नेविगेशंस हैं। नेविगेशन के अंदर वो सारे एक्शन आएंगे जिससे आप किसी एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे आपका नेविगेट टू हो गया, यहाँ से आप एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेशन कर सकते हो, मतलब पेज को चेंज कर सकते हो, ठीक। नेविगेट बैक, मतलब आप नेविगेशन किए हो, मान लो आप पेज ए पे हो, पेज बी पे गए और फिर से आपको बैक आना है, तो आप नेविगेट बैक करके पीछे आ सकते हो। क्लोज डायलॉग और ड्रॉवर एक्सेट्रा, मतलब अगर कोई पॉपअप ऑन है या ड्रॉवर ऑन है तो आप इसका यूज़ करके उस चीज़ को क्लोज कर सकते हो। वेट या डिले, वेट या डिले का मतलब होता है कि जब कोई आप एक्शन परफॉर्म करते हो,
मान लो वो एक्शन कोई एपीआई कॉल का है तो आपको वेट करना पड़ता है, थोड़ी देर रुकोगे कि चेक करोगे कि जो हमारा एपीआई कॉल हुआ है वो सक्सीड हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप वेट एक्शंस इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले तो देखो मैं इसको बता दूं, जो ये लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंटेशन में एक नया फीचर आया है। आप यहाँ से जो भी लिखोगे, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ नेविगेशन, ठीक, सेव करता हूँ। अब यही कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं जैसे अगर व्यू कोड करूँ, ऑन पेज लोड का अभी तो चलिए मैंने कोई ऐड किया नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे ऑन पेज लोड करता हूँ, नेविगेट बैक करता हूँ, ठीक है, और मैं फिर से व्यू कोड पे आता हूँ। यहाँ पे अगर नेविगेशन बैक का मुझे दिखेगा, ओके, ये देखो आप, दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ नेविगेशन, ठीक है। मैंने ये एक्शन ऐड किया था ऑन पेज लोड पे कि पेज लोड होते ही फिर से वापस चला जाए। तो अभी इस पे नहीं आते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ इसको फिर से। आप देखो यहाँ से अपना एक्शंस का जो नाम होता है उससे भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो नेम, सॉरी, नेविगेट बैक टू होम पेज, ये कर सकते हो आप। यहाँ से अपना एक्शंस का नाम भी दे सकते हो। उसके बाद देखो एक नया फीचर है इसमें, जो है नेविगेट टू रूट पेज ऑन फेलियर। रूट पेज का मतलब होता है कि जो आपका मेन पेज है, जैसे हर ऐप में जो मेन पेज होता है वो आपका होम पेज होता है, बिसाइड आपके लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज के। मतलब उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे एज अ रूट पेज, आप होम पेज को रूट पेज इंक्लूड करोगे। यहाँ से मैं पहले एक्शन को बताता हूँ जो नेविगेट टू में है। नेविगेट टू में जब आप क्लिक करोगे, जिस पेज पे भी आपको जाना हो, जैसे मान लो मैं अभी किस पेज पे हूँ, मैं होम पेज पे हूँ, ठीक, और यहाँ से मैं नेविगेट टू करता हूँ क्रिएट अकाउंट के पेज पे। अब ध्यान देना कि मैं ऑन पेज लोड पे कर रहा हूँ, तो जैसे ही पेज लोड होगा ये क्रिएट अकाउंट के पेज पे चला जाएगा, ठीक। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आइए मैं इसको बताता हूँ क्या होते हैं ये सारे। यहाँ पे होता है अलाउ बैक नेविगेशन, ठीक है। मतलब आप यूज़र को परमिशन दे रहे हो कि ठीक है आप उस पेज पे जाके फिर से वापस आ सकते हो, ठीक। ये फीचर इसलिए दिया जाता है, जैसे मान लो आप लॉगिन करके या रजिस्ट्रेशन करके होम पेज पे आए हो और आपका यूज़र फिर से बैक बटन प्रेस करता है तो वो फिर से लॉगिन पेज पे आ जाता है, जो एक तरह से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर देगा उसका। इसलिए आप इसको बंद कर सकते हो उन पेजों पे जहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है, जहाँ पे OTPs यूज़ होती हैं, और ऐसे पेजेस जो आप नहीं चाहते कि दोबारा जनरेट हो। जैसे एपीआई कॉल्स कुछ होते हैं जिन्हें आप बैक करते हो तो फिर से एपीआई कॉल होता है, फिर से आप फ्रंट पेज पे आ जाते हो आप। तो ये सारी ये चीज़ें होती हैं, इसको आप बंद कर सकते हो यहाँ से इसको डिसेबल करके। मान लो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, ठीक है, इसको डिसेबल कर दिया। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, डिसेबल एंड्रॉयड बैक बटन। मान लो आपने यहाँ पे जो एक्शन था आपके स्कैफोल्ड का एक्शन जो था उसको आपने अलाउ बैक नेविगेशन बंद कर दिया, तो जब पेज लोड होगा तो ये बैक तो आएगा नहीं, बट ये जो एंड्रॉयड बटन है, मतलब जो फ़ोन का आपका बैक बटन है वो तो काम करेगा ना, उसको आप नहीं रोक सकते। तो यहाँ से जब उसको डिसेबल कर दोगे तो वो भी आपका रुक जाएगा। जैसे ही कोई एंड्रॉयड बैक बटन प्रेस करेगा तो जो आपका ऐप होगा वो एग्जिट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि डबल बटन प्रेस करते किसी किसी ऐप में ऐप आपका एग्जिट हो जाता है, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। फिर से मैं इसमें आता हूँ, चलो मान लो मैं इसको ऑन कर दिया हूँ। उसके बाद आते हैं रिप्लेस रूट पे। रिप्लेस रूट का मतलब होता है कि जैसे आपने पेज ए से पेज बी में गए, पेज बी से पेज सी में गए, और आपने पेज बी पे रिप्लेस रूट लगाया हुआ है, तो होगा क्या कि आप सीधे पेज ए में आ जाओगे। आपको मैं इसको पढ़ के बताता हूँ क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए यूजर नेविगेट टू पेज ए, पेज बी, पेज सी, प्रेसिंग द बैक बटन ऑन पेज सी विल नॉर्मली बैक टू पेज बी। हाउएवर, पेज बी action that navigate to page C has a replace route button. The route will look like page A to C, so that navigation back will lead to A। मतलब जो आपका बैक बटन जब आप इसको जब ऑन कर देते हो, जो आपका बैक बटन होगा तो वो ए में आ जाएगा, बी पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको बंद कर सकते हो। ये तब जरूरी होता है जैसे आप लोग मान लो कोई रजिस्ट्रेशन फील्ड आपने बीच में रखी हुई है यूजर्स के लिए,
जो कंपलसरी है कि यूज़र उसे रजिस्टर करके जाए, और जब एक बार वो आगे बढ़ जाए तो फिर पीछे ना आ पाए। तो उसके लिए एक काम कर सकते हो कि जो बीच वाली फील्ड है उसमें रिप्लेस रूट लगा दो। उसमें क्या करेगा, जैसे ही वो पेज सी पे जाएगा और उसने बैक बटन गलती से प्रेस की हो या जानबूझ के प्रेस की हो, तो वो फिर से पेज ए पे आ जाएगा, जहाँ से वो फिर से नया रजिस्ट्रेशन ऑन करेगा। उस चीज़ को फिर से वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था बीच में उसे अपडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं ट्रांजिशन टाइप पे। ये आपका एनिमेशन का पार्ट है कि किस तरह से जो आपका पेज मूव होगा एक पेज से दूसरे पेज में, वो किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ आप एनिमेशंस परफॉर्म कर सकते हो, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट का। इनको मैं आपको जब किसी विजेट के ऊपर क्लिक करके बताऊंगा किस तरह से करना है, तो उसको उसी में मैं इसको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल पेज लोड के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं इसको। अब आता है पैरामीटर्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर एक तरह से आप, एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन यू नेविगेट टू अ न्यू पेज यू कैन पास इन एनी पैरामीटर अवेलेबल टू दैट पेज। पैरामीटर की मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बट मैं एक बार फिर से इसमें डिटेल से बता देता हूँ। पैरामीटर का आप यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज में डाटा पास कर सकते हो। पेज पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं, चलो मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग जब डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप पैरामीटर में यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर आ जाएगा, आप यहाँ से पैरामीटर ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ पास करना है नेम, ठीक है, और नेम का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। ये सारी मैंने डाटा टाइप की वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लेना। स्ट्रिंग में आते हैं, यहाँ पे जो आपका नेम होगा वो ऑलरेडी एक स्ट्रिंग होता है, टेक्स्ट होता है वो आपका। जब आप इसको चूज़ कर लेते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं, एक लिस्ट का होता है, एक रिक्वायर्ड का। अभी फ़िलहाल में रिसेंटली में रिक्वायर्ड ऑप्शन यूज़ हुआ है, नहीं तो पहले रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं था इसमें। तो लिस्ट और रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपका डाटा यहाँ पे आ रहा है, क्या वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। मतलब क्या आप जो डाटा पास कर रहे हो वो लिस्ट पास कर रहे हो या सिंगल डाटा पास कर रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और उसके बाद रिक्वायर्ड है, मतलब जब भी आप इस पेज पे आओगे तो आपको ज़रूरी है कि नेम में जो नेम का पैरामीटर है उसमें एक डाटा होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपके ऐप में एरर शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आप ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कलर्स में भी देखो सेम होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू रखते हो, जो ऑप्शंस होती हैं। मान लो कि आप भूल गए कोई डाटा पास करना, जैसे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। और स्ट्रिंग में भी हमारे पास होता है ये, जब आप लिस्ट पे क्लिक करते हो तो ये हट जाता है। यहाँ पे एक्चुअली इसलिए दिया जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू कि मान लो आप, जैसे मैंने बताया कि आप भूल गए हो कोई डाटा पास करना है यहाँ पे, उस समय यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहा है उसमें क्या शो होगा, क्योंकि इम्पटी रहेगा तो नल इशू आएगा। इसलिए आप इसको फिल कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो नल या कुछ और वैल्यूज़ दे सकते हो। और फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपको फ्रॉम वेरिएबल आप सेट करके वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए कोई ऐसा अपडेट है नहीं। मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक करके हटा देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे यहाँ तक बताना था आप लोगों को। ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग फिर से अपने होम पेज पे। तो आप यहाँ पे जब आपने डिफाइन कर दिया जाके वहाँ पे, तो यहाँ पे आप आने के बाद पास कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया कि हमारे ने जो वहाँ पे बनाया था उसमें हम लोग क्या बनाए थे, नेम बनाए थे। नेम जो आपका था वो स्ट्रिंग था। अब नेम हो गया आपका, यहाँ से आप वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मैं ले देता हूँ श्रेयांश। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। ओके, हो गया सेव ये। अभी मैं आपको रन करके ही दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ऑथेंटिकेशन को मैं बंद करता हूँ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन को बंद कर दूँ और इस पेज को मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसी इसी प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे एप्लीकेशंस के डेमो बनाए हैं, कई सारे ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं। तो इसमें मैं एक काम कर लूँ, जैसे हमारा ये ब्रांड डॉट ए आई है, यहाँ पे मैं शो करता हूँ पेज पैरामीटर। ठीक, सेव करता हूँ। ऑथेंटिकेशन सेटअप है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बैक कर देते हैं। हो गएगा शायद, एरर सही हो गया, चलो ठीक है। मैं इसको टेस्ट मोड में रन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देख पा रहे हो आप,
क्योंकि ये पेज लोड में था तो ये अपने आप इसी पेज पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नाम शो कर गया है। अगर मैं इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ से देख देख पाओगे कि क्या हुआ है। जैसे वो वाला पेज लोड हुआ, तुरंत इस पे आ गया, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा वेट वाला फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर लगाऊंगा ना, मैं वेट लगाऊंगा, वेट करते हैं, ठीक है। देन पास करते हैं, सेव करता हूँ इसको। एक बार मैं और इंस्टेंट रिलोड कर देता हूँ। ये देखो आप, अब आपका थोड़ा देर होम पेज रुकेगा, उसके बाद दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र होगा। ये आपका पेज रुका, देन ये ट्रांसफ़र हो गया। जो आपका पेज पैरामीटर था वो यहाँ पे शो हो गया है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे आप पेज पैरामीटर को अपने ऐप में लगा सकते हो, अपने पेज में पास कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरे एक्शन पे, जो था हमारा नेविगेशन बैक का। ये सिंपल है कि आप जब भी कोई विजेट क्लिक करो या कोई पेज लोड कर रहे हो, वैसे पेज लोड पे कभी लगाना मत इस चीज़ को, नहीं तो पेज लोड होते ही तुरंत पीछे चला आएगा। तो पेज लोड पे एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, विजेट पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन बैक बटन होती है, सिंपल आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लोज डायलॉग और ड्रॉवर एक्सेट्रा, ठीक है। और ये भी विजेट्स पे ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ऑन पेज लोड पे इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मैंने वेट का फंक्शन लगाया तो मैं एक बार आपको वेट बता देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार वेट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं वेट बता देता हूँ। वेट जैसे मैंने आपको बताया था पहले, वेट क्या करता है कि थोड़ा देर रुकता है, देन वो एक्शन परफॉर्म करता है जब उसका उतना मिली सेकेंड का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक ड्रॉवर लगा के रखा हूँ, ठीक है। ड्रॉवर कर देता हूँ, ये रहा ड्रॉवर आपका। और ऑन पेज लोड होते ही मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे ड्रॉवर का एक्शन, ओके, ऑन पेज लोड होते ही ड्रॉवर ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद 2000 मिली सेकेंड रुकेगा ये, अराउंड 2 सेकेंड आई थिंक, 2 या 4 सेकेंड, आई डोंट रिमेंबर इट, बट रुकेगा थोड़ा सा देर ये। आप देख लो इसको, हम लोग क्या एक्शन यूज़ किए थे यहाँ पे, मैं फिर दिखाता हूँ। क्लोज ड्रॉवर डायलॉग एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपका ड्रॉवर ओपन हुआ, फिर ये देखो ये ऑटोमेटिक बंद हुआ है। मैं वो फिर से इंस्टेंट रिलोड कर देता हूँ। तो आप उसका एक्शन यूज़ करके किसी भी ड्रॉवर पॉपअप को आप बंद कर सकते हो, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलो आगे एक्शंस पे बढ़ते हैं। मैं कंडीशन एक्शन बाद में बताता हूँ आपको। अब आता है हमारा जो बैकएंड डाटाबेस का एक्शंस होता है। ये आप मेरे सभी वीडियोस में देखे होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें बनाता हूँ वीडियो। क्रिएट डॉक्यूमेंट फायर स्टोर में, ठीक है। मतलब आप जब भी बैकएंड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहोगे, स्पेशली फायर स्टोर में, अभी जो आप जिस ऑप्शन पे मैं हूँ वो फायर स्टोर का ऑप्शन है। तो आप जब फायर स्टोर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहोगे तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके वो एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। कलेक्शंस क्या है, कलेक्शंस आपको चूज़ करना पड़ेगा जो आप कलेक्शन यहाँ पे बना के रखे होगे, ठीक है। तो कलेक्शंस में आते हैं, तो हमको किस कलेक्शन में एक्शन क्रिएट करना है उसको देना है यहाँ से। तो मान लो हमें यूज़र में क्रिएट करना है। अब जब आप यूज़र पर क्लिक करोगे तो आपको ये फील्ड देगा, सेट फील्ड। किस किस फील्ड्स में आपको ये यूज़र एक्शंस को सेट करना है, ठीक है। किस किस फील्ड में आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। जो आपकी फील्ड आ रही हैं वो भी यहीं से आ रही हैं, जो आपने फील्ड नेम ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ओपन करता हूँ इसको, मैं सेट फील्ड करता हूँ। अब सेट फील्ड के अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसको भी देखते हैं। तो पहले देखो जो आपका ईमेल होगा उसका टाइप शो कर रहा है यहाँ पे, कि जो आपका ईमेल फील्ड है वो जो डाटा टाइप उसके अंदर स्टोर होगा उसका टाइप क्या है, मतलब जो डाटा वो उसके अंदर स्टोर होगा उसका टाइप क्या है, ठीक। तो जो ईमेल होता है आपका, ऑलरेडी आपको पता होगा कि ईमेल ज़्यादातर टेक्स्ट होता है, तो इसके हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये तो हो गया डाटा टाइप की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फील्ड चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो फील्ड मिल गई उसी फील्ड को आप चूज़ करोगे। मैं यहाँ पे डिस्प्ले नेम करता हूँ तो देखो डिस्प्ले नेम की फील्ड आ गई यहाँ से। क्रिएटेड टाइम करता हूँ तो देखो
क्रिएटेड टाइम का वो आ गया, क्या कहते हैं इसको, फील्ड नेम आ गई, और टाइप अब जो था वो बदल गया है, जो आपका डेट एंड टाइम का टाइप आ गया। डाटा मतलब जो आपका इसमें स्टोर होगा वो डेट एंड टाइम का होगा, और उसी हिसाब से वैल्यू सोर्स भी चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले मैं ईमेल पे आता हूँ, एक स्ट्रिंग का मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग में आपका जो वैल्यू सोर्स होता है वो कहाँ कहाँ से आप, मतलब वैल्यू सोर्स का आप अगर ल्यूमेन में समझो, ल्यूमेन लैंग्वेज में समझो, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो वैल्यू है वो किस सोर्स से आ रहा है। क्या वो स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे स्पेसिफिक वैल्यू मान लो आपको हाई लिख दिए, तो ये आपका स्पेसिफिक वैल्यू है कि ठीक है, जब भी ये पेज लोड होगा और ये एक्शन परफॉर्म होगा तो यही वैल्यू आपकी डाटाबेस में सेव होगी। ठीक, अब देखते हैं फ्रॉम वेरिएबल का क्या होता है। फ्रॉम वेरिएबल, इसमें आप किसी वेरिएबल से डाटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आपका वो चाहे वेरिएबल पेज पैरामीटर हो, चाहे किसी ग्लोबल प्रॉपर्टीज का हो। वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती हैं। मतलब जब भी आप वैल्यू सोर्स फ्रॉम वेरिएबल करोगे तो ये एक तरह से आप डायनेमिक चीज़ कर रहे हो। डायनेमिक मतलब कि पर यूज़र, मतलब यूज़र पर यूज़र जो होगा वो इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। जैसे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका नेम, अगर आपका ईमेल जो है 1@gmail.com है तो किसी और बंदे का ईमेल 1@gmail.com हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो जो डाटा होगा वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो आप वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो डायनेमिक डाटा रखने में। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ करता हूँ और करंट टाइम चूज़ कर लूँ यहाँ से, ठीक है, कंफर्म करता हूँ, तो जो ईमेल में होगा हमारा करंट टाइम सेट हो जाएगा, मतलब करंट टाइम का जो डाटा था वो अपलोड हो जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसमें जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को और चीज़ बताने में। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको सेकेंड पार्ट में तो बनाऊँगा ही इस चीज़ों को। ठीक है, वैल्यू सोर्स की चीज़ों को बताऊँगा, सेट वेरिएबल वाला फंक्शन जो भी होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यूआईडी आपका स्ट्रिंग है ये भी ठीक है। क्रिएटेड टाइम इसमें बता देता हूँ मैं आपको। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें जो डाटा टाइप है वो आपका डेट एंड टाइम का है, तो इसमें सिर्फ डेट एंड टाइम की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, उसके अलावा और कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। और वैल्यू सोर्स आपका देखो यहाँ पे अभी दो तरह से मिल रहा है, पहले ये फील्ड नहीं थी, अभी जाके ये फील्ड ऐड हुई है। फ्रॉम वेरिएबल या फाइल स्टोर सर्वर टाइम स्टैम्प। सर्वर टाइम स्टैम्प का मतलब है कि जैसे ही कोई यूज़र ये एक्शन परफॉर्म करेगा वैसे ही नैनो सेकेंड के प्रिसीजन रेट से उसका जो टाइम होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल होता है, आपको मैं नॉर्मल दिखाता हूँ। नॉर्मल में क्या होता है हमारे पास कि ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में जब आते थे तो यहाँ पे करंट टाइम दिखाता है, जो आपका आवर, मिनट, मिली सेकेंड ऐसे होता है। बट ये जो चीज़ होती है नैनो सेकेंड की प्रिसीजन रेट से ये दिखाती है। ठीक, अब इतना समझ में आ गया आपको। आते हैं अब हम फ़ोन नंबर पे। फ़ोन नंबर भी जैसे सेम आपका स्ट्रिंग है तो हमको कुछ इसमें ज़्यादा बताना नहीं है। एक्चुअली फ़ोन नंबर जब नंबर होता है तब भी आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, जब सॉरी जब वो इंटीजर होता है, मतलब नंबर और इंटीजर आप एक ही तरह समझो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम। मतलब ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ये वाला, कि डाटा क्रिएट हो रहा है। अब डाटा तो क्रिएट हो गया आपका, फ़ोन नंबर के अंदर जो है, फ़ोन नंबर के अंदर मान लो एक नंबर सेव कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जो ये एक्शन क्रिएट हो गया उसका रिटर्न क्या आ रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसी आउटपुट को लेने के लिए हमें यहाँ पे उस आउटपुट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो मतलब जो एक्शन आउट मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग वेरिएबल में रखेंगे, तो उसी वेरिएबल का हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटेड डॉक्स। ठीक है, क्रिएटेड डॉक्स कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा एक तरह से एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम। ठीक है, ये हो गया। अब जब भी आप अगर इसको यूज़ करना चाहोगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर से जब एक एक्शन ऐड करोगे, सॉरी एक एक्शन नहीं, जैसे आप मान लो एक्शन आउटपुट आपको देखना है तो आप यहाँ पे इसको एक्शन आउटपुट वेरिएबल है, तो फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आपको कोई कंडीशन ऐड करनी है, कंडीशन में आप एक्शन आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, रेफरेंस ले सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं इसमें नेविगेशन पार्ट ही सिर्फ कवर कर पाऊँगा नहीं तो। चलो
इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। एक तरह से आप ऐसे समझो कि नेविगेशन जो आपका एक्शन आउटपुट होता है वो रिटर्न का काम करता है, मतलब जो डाटा क्रिएट हो चुका है उसको फिर से वो रिटर्न करके हमें प्रिंट कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक मैं काम करता हूँ, चलिए मैं डाटा वो सॉरी जो हमारा फायरबेस था वो कनेक्ट एक्चुअली है नहीं अभी फ़िलहाल में, तो इसको भी देखते नहीं है। उसके बाद आता है आपका अपडेट डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, मतलब मान लो जैसे आपने ईमेल क्रिएट कर दिया, डिस्प्ले नेम क्रिएट कर दिया, अब आपका यूज़र चाहता है कि उसे एडिट करके हम फिर से सेव कर दें, अपडेट कर दें, तो आप इस एक्शन का यूज़ करके डाटा अपडेट कर सकते हो। इसमें आपको रेफरेंस की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास फ़िलहाल में रेफरेंस नहीं है। आप मेरे किसी भी वीडियो में देख लेना जहाँ पे मैंने कोई फुल ऐप बनाया हो, वहाँ पे मैंने रेफरेंस का यूज़ किया हुआ है। आप किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। देन आते हैं डिलीट डॉक्यूमेंट पे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको परफॉर्म करके डिलीट कर सकते हो। इसमें भी आपको रेफरेंस की ज़रूरत होती है। ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्शन पे, जो होता है हमारा एपीआई कॉल का। जैसे ही आप एपीआई कॉल क्लिक करोगे तो आपको इतना बड़ा एक्शन मिल जाएगा। ये इतना बड़ा एक्शन यहाँ पे रखा हुआ है जो आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे कि ये आखिर है क्या। ठीक। तो जैसे ही आपका पहला एक्शन परफॉर्म होता है, आप एक बैकएंड एपीआई कॉल होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई ग्रुप है टेस्ट नाम से, और टेस्ट इन पॉइंट का नाम है, तो ये जो एपीआई कॉल होगा, जो इसकी ग्रुप के अंदर जो एपीआई कॉल बना होगा, सॉरी जो एपीआई बना होगा, या आप एपीआई कॉल ही कह लो, जो भी एपीआई बना होगा वो कॉल होगा, मतलब वो परफॉर्म होगा। ठीक। जो परफॉर्म होगा उसका रिटर्न आके जो रिजल्ट आएगा इसमें सेव होगा, इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब ये आपको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट से, जो आपका ये वाला पार्ट है सिर्फ। ठीक है। ये वाले पार्ट को बता रहा था कि एपीआई कॉल होगा, और जो एपीआई हम लोग यहाँ पे देंगे, ग्रुप और कॉल नेम जो भी देंगे, और जो हमारा एंड पॉइंट का नाम होगा वहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो इसको कॉल होने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं इसको पकड़ के नीचे। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट आया था वो चेक होगा कि सक्सीड हुआ या नहीं हुआ, मतलब जो आपने एपीआई कॉल की है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई है। मतलब एक एपीआई कॉल्स का कोड होता है, स्टेटस कोड या रिस्पांस कोड कहते हैं। जैसे 200 होता है, 400 होता है, 401 होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उसी रिस्पांस कोड को चेक करता है कि रिस्पांस कोड आया क्या है, उसी के हिसाब से ये ट्रू और फॉल्स जो है जनरेट करता है। ठीक। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल कंडीशंस का भी चीज़ आ गया है। इसमें भी वही सेम चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, वही सेम चीज़ है। जैसे आप इसको ऑन करते हो, जो आपका वहाँ पे ट्रू फॉल था अब वही यहाँ पे इफ़ और एल्स का हो गया है। चीज़ें सेम है। इफ़ मतलब अगर, एल्स नहीं तो क्या, ऐसे समझो आप। इफ़ अगर, अगर सक्सीड हुआ तो क्या करना है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। इसी के बीच में एक और चीज़ आती है, एल्स इफ़। ठीक है। मतलब अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब पहली कंडीशन मान लो फेल हो गया, तो अब वो दूसरे पे चेक करेगा। ठीक है। दूसरा चेक करेगा कि ये कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं, मतलब ये कंडीशन पूरी हुई या नहीं हुई है। अगर वो भी नहीं हुई है तो सीधे ये एल्स पे चला जाएगा। या आप इसके बीच में और कई सारी कंडीशंस ऐड कर सकते हो। देखो जैसे ये देखो आप, ठीक है, पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ दूसरा चेक करेगा, दूसरा भी ट्रू नहीं हुआ थर्ड चेक करेगा, थर्ड भी नहीं ट्रू हुआ फोर्थ चेक करेगा, फोर्थ भी नहीं चेक ट्रू हुआ तो ये फिफ्थ में आखिरी में आके कहेगा ठीक है भाई तेरा कोई कंडीशन सेम अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं इसको एल्स में रख देता हूं। ठीक। समझ में आ गया आप लोग को यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? पक्का बताना, कंफ्यूजन नहीं हो आप लोग? कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो यार। सही बता रहा हूँ, कमेंट करके बताया करो। यहाँ पे आते हैं सुपर बेस में। सुपर बेस की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ जाके आप उसको देख लो। अगर मैं इसमें बताऊँ, मतलब एक ऊपर ऊपर से बताऊँ, तो सुपर बेस में आपको मिलता है इंसर्ट रो, अपडेट रो और डिलीट रो। वही सेम चीज़ आपका फायर बेस में भी होता है जो आपने यहाँ पे किया। फायर बेस में क्या था कि आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, अपडेट डॉक्यूमेंट करते, डिलीट डॉक्यूमेंट करते थे। यहाँ पे आप रो क्रिएट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो रो को, और रो को डिलीट कर रहे हो। सेम चीज़ है। इंसर्ट रो करते हैं,
टेबल नेम सेम वही चीज़, आईडी, ठीक है, सेम वही चीज़ है ना, आपको देख रहा हो। बस इसमें अंतर क्या मिलेगा कि जो आपका अपडेट रो है या डिलीट रो है, इसमें आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। जो आपका फायरबेस होता है वो एक तरह से विजुअल डाटाबेस एडिटर है, वो एसक्यूएल के फॉर्मेट में नहीं दिखता है आपको। लेकिन जो आपका सुपरबेस है वो एसक्यूएल बेस्ड एक डाटाबेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इंसर्ट रो में जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल का नाम पूछेगा, जो मैंने फायरबेस में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सॉरी फायरबेस कह रहा हूँ मैं, सुपरबेस का वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके देखना, समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे बनाया था टेबल। तो आप उसी टेबल में ये सारी फील्ड्स जो है सेट कर सकते हो। अपडेट करना है, आप यहाँ से रिटर्न द मैचिंग रो, मतलब वेदर टू रिटर्न द मैचिंग रो दैट आर अपडेटेड, मतलब जो भी रो आपकी अपडेट हो रही है। जैसे आपने एक्शन आउटपुट किया, जिसको आपका यहाँ पे एक्शन आउटपुट तो है ही, बट रिटर्न मैचिंग रो, वेदर टू रिटर्न द मैचिंग रो दैट आर अपडेटेड, मतलब जितने भी उसकी मैचिंग रो हैं उसको अपडेट करके रिटर्न करना है या नहीं करना है। अगर इसमें इसको मैं ऑन कर देता हूँ, मैचिंग रो में आपका फिल्टर लगेगा। इसको मैं आपको पूरी तरह से एक नया वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा ही अलग टॉपिक हो जाएगा, हमारे जो आज का वीडियो का टॉपिक है उससे अलग हो जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन सबको पता है, ये नॉर्मल चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में आपके पास क्या क्या है, आपके पास आएगा ऑथ प्रोवाइडर। आपको यहाँ से चूज करना है कि आपका जो ऑथ प्रोवाइडर है जिससे आप लॉगिन करना चाह रहे हो वो कौन है। ईमेल से, गूगल से, एप्पल से, फेसबुक से, एनोनिमस है कि JWT टोकन है। मैंने इसमें सभी पे बनाए होंगे। फेसबुक आई थिंक बहुत कम ही बनाया है, फेसबुक और एप्पल का तो मैंने बनाया ज़्यादा नहीं होगा। एप्पल का मुझे याद है कि मैंने नहीं बनाया है, JWT टोकन पे भी नहीं बनाया है। तो इसका मैं वीडियो आपको लेते आऊँगा। पहले मैं प्लान ख़त्म कर लूँ, अपना वीडियो का पूरा शेड्यूल ख़त्म कर लूँ। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। देन आते हैं क्रिएट अकाउंट पे। इसमें वही सेम चीज़ है, ऑथ प्रोवाइडर मांगे कहाँ से, कौन से ऑथ प्रोवाइडर से आप अकाउंट क्रिएट करते हो। फ़ोन साइनिंग, जब भी आप किसी फ़ोन से OTP जनरेट करके लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो ये यूज़ होता है फ़ोन साइनिंग का। इसमें क्या होता है, आपको एक फ़ोन नंबर की फील्ड देनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद सेलेक्ट पेज का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट पेज में क्या होता है कि जिस पेज पे आपका SMS कोड वेरिफिकेशन का एक्शन लगा हो उसी पेज पे इसको जाना होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस होता है इसका फ़ोन ऑथेंटिकेशन का, ये एक फ्लो में रहना चाहिए, इसलिए ये किसी और पेज पे नहीं जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है डोंट ऐड एनी फॉलोअप एक्शन, वी विल ऑटोमेटिकली नेविगेट टू द वेरीफाई SMS कोड पेज फॉर यू। मतलब आप इसमें कोई और से एक्शन अलग से मत ऐड करना, ये अपने से ही जिस पेज को आपने दिया होगा OTP के लिए उस पेज पे ऑटोमेटिकली जो है चला जाएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। लॉग आउट तो आपको पता है कि लॉग आउट हो जाता है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा जानना है नहीं। रीसेट पासवर्ड, ठीक है, रीसेट पासवर्ड को देखते हैं। फ्रॉम वेरिएबल, फ्रॉम फील्ड, देखो ये भी सही चीज़ है यहाँ पे। रीसेट पासवर्ड, मान लो आपका यूज़र जो है वो पासवर्ड अपना भूल गया है, जो अक्सर सब लोग भूल जाते हैं, तो उसको रीसेट पासवर्ड करने का भी एक फील्ड देना होगा, ठीक है। अब रीसेट पासवर्ड में तो ऑलरेडी आपको पता है कि ईमेल फील्ड आती है। ऐसा तो होता नहीं कि आपका गूगल का पासवर्ड भूल गया तो आपको गूगल साइन इन करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड करना पड़े, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस की आपको फील्ड देनी होगी, और यहाँ पे छोटा सा बटन ऐड किया हुआ, बहुत प्यारा सा लग रहा है मेरे को ये छोटा सा। यहाँ पे है आपका टेक्स्ट फील्ड है, ये बता रहा है कि जो आपका ईमेल एड्रेस है क्या वो किसी टेक्स्ट फील्ड में रखा हुआ है या तो आप उसे किसी वेरिएबल से लोगे। मतलब वेरिएबल से लेने का मतलब होता है कि जैसे आपका जब यूज़र कोई फॉरगेट पासवर्ड करता है तो वो ऑलरेडी तो अकाउंट क्रिएट कर चुका है ना, तो उसी के जो अकाउंट का लॉग्ड इन ईमेल है उसी से पासवर्ड आप रीसेट करा रहे हो। मतलब ईमेल आपका लॉगिन कर चुका है, यूज़र लॉगिन कर चुका है, ऐप में है, वो फिलहाल ऐप पे काम कर रहा है, बट उसे पासवर्ड चेंज करना है, उसे पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ से ईमेल फील्ड से आप जो यूज़र का ऑथ होता है, यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन बंद करके रखा है तो यहाँ पे ऑथ फील्ड दिख नहीं रही है। अगर मैं इसको हो सकता है अगर ऑन कर दूँ ऑथेंटिकेशन यहाँ से, तो वो आपको यहाँ से ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा।
ठीक है, अगर मैं इस पे आ जाऊँ और फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखो ऑथेंटिकेटेड यूज़र का जो ईमेल है, यहाँ से आप उस ईमेल फ़ील्ड को ले सकते हो। नहीं तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट करोगे तो आपको एक टेस्ट फ़ील्ड ऐड करनी पड़ेगी जहाँ पे यूज़र अपना ईमेल एंटर करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई एसएमएस कोड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका ओटीपी पेज के लिए होता है, तो इसको लीव करते हैं, तो आप किसी भी वीडियो में देख लोगे मेरे। देन आता है सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक। जैसे आपका यूज़र आपके ऐप पे लॉगिन किया और उसका ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसे एक बटन क्रिएट करके दे सकते हो, जिस पे वो क्लिक करके आप क्या कर सकते हो कि आप एक बटन दे सकते हो जिस पे वो क्लिक करके एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक भेज देगा अपने पेज पे। ठीक, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, जिस पे वो क्लिक करके एक ईमेल अपने मेल पे सेंड करेगा जहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट्स और वेब पेजेस में देखते हो करते हैं सब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब आपका होगा डिलीट यूज़र। अब देखो ये नया फील्ड है, जैसे आप चाहते हो कि आपका यूज़र जो है अपने आप को फायर स्टोर ऑथ से हटा ले। मतलब आपका यूज़र चाहता है कि मैं अपने डाटा को सेफ रखूं और आपकी वेबसाइट से हटा लूं, मैं इसको अब ऐप को यूज़ नहीं करूंगा, तो आप उसको ये फीचर दे सकते हो कि जब भी वो डिलीट यूज़र क्लिक करेगा तो जितने भी डाटाज होंगे उसके आपके सर्वर पे, आपके डाटाबेस में, आपके स्टोरेज में, फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी होंगे, सारी चीज़ वो डिलीट हो जाएंगी। और ये आपको एक तरह से ऑथ सेटअप करना पड़ेगा, जो फायर स्टोर का सेटअप होता है उसमें ही। रिफ्रेश डाटा रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। ये जब भी आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो लिस्ट व्यू में, तो आप वहाँ से इसको रिफ्रेश का यूज़ कर सकते हो। ये सेम उसी चीज़ के लिए है। ओके, सिंपल सर्च। सिंपल सर्च में क्या आता है, जैसे आप मान लो कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आप ऐप में सर्च करते हो। एक्चुअली फ्लटर फ्लो में दो चीज़ें हैं, आपको मैं शायद एल्गोलिया भी बताया नहीं हूँ, एल्गोलिया सर्च का। बट फ्लटर फ्लो में एल्गोलिया सर्च है, उसके बाद एक सिंपल सर्च है। सिंपल सर्च क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट से ही रीड करेगा कि आप जो टाइप किए हुए आपके टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो किस डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है, किस डॉक्यूमेंट के नेम से मैच कर रहा है। ठीक है, और एल्गोलिया भी कुछ ऐसा ही करता है, बट वो एक तरह से कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि सर्च टाइप चूज़ करना पड़ता है, जहाँ से हम लोग फाइल स्टोर कलेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, या किसी स्ट्रिंग से सर्च कर सकते हैं। ठीक, आप सर्च टाइप को मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है इसमें। सेलेक्ट फाइल स्टोर कलेक्शन टू क्वेरी कलेक्शन एंड फिल्टर द रिजल्ट क्लाइंट साइड। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टू सर्च लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सेलेक्ट स्ट्रिंग टू सर्च लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, मतलब आप जब फाइल स्टोर कलेक्शन देख यहाँ से चूज करोगे, तो जो फाइल स्टोर कलेक्शन है आपका, उसमें से आपको सर्च करके उसी हिसाब से फिल्टर करके रिजल्ट आपको शो करेगा। तो अगर फाइल स्टोर कलेक्शन से करना चाहते हो तो आपको वही बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ से कर लो, फिर आपको कलेक्शन का नेम देना पड़ेगा। कलेक्शन का नेम देने के बाद सेलेक्ट द सर्चेबल फील्ड, मतलब किस फील्ड के अंदर आपको सर्च करना है। डिस्प्ले नेम, ऑब्वियस से डिस्प्ले नेम के अंदर सर्च कर सकते हो आप। अब सर्च टर्म क्या देना है, मतलब जो आप सर्च करना चाहते हो वो क्या होगा आपका। तो आप यहाँ से इसको वेरिएबल से भी ऐड कर सकते हो और स्पेसिफिक वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करने का कोई इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा तो ये नहीं सर्च करेगा कि मेरा नाम क्या है, मतलब सॉरी से मेरा नाम श्रेयांश है तो सब तो श्रेयांश सर्च करेंगे नहीं, या आपका नाम विकास है तो आपका नाम सर्च करेंगे नहीं सब। तो एक तरह से वो वेरिएबल से आपका टेक्स्ट फील्ड से पास करके वो सर्च टर्म कर सकता है। अब आता है मैक्स रिजल्ट, मतलब आपको कितना रिजल्ट शो करना है। 10 शो करना है, 50 रिजल्ट शो करना है। डिस्प्ले नेम जो सर्च किया है, 100 डिस्प्ले नेम सर्च किया जा रहा है तो उस पर रिजल्ट शो करना है, तो आप उस चीज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देन आता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दोगे आप यहाँ पे, उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा ये। देन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दोगे तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से सर्च करेगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही हो तो मैं बस एक छोटा सा और बता दूं आपको। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी फीचर है फ्लटर का।
आप किसी भी फ़ोन से, ठीक है, जैसे आप किसी भी फ़ोन से जहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम वर्क करता है, उसका यूज़ करके आप अपने ऐप के अंदर सिक्योरिटी फीचर लगा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है वो तब तक अपना प्रोफाइल एडिट ना कर पाए जब तक उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल ना हो जाए। इससे क्या होगा कि कोई और उसकी प्रोफाइल एडिट नहीं कर सकता। जैसे आपका ऐप मान लो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो जब तक उस बंदे का बैंकिंग का जैसे एप्लीकेशन खोला, अगर कुछ वो एडिट करना चाहता है, कार्ड एडिट करना चाहता है, पेमेंट करना चाहता है, तो वहाँ पे आप बीच में सिक्योरिटी लेयर की तरह इसको लगा सकते हो। इसमें भी आपका एक्शन आउटपुट होता है, जैसे मैं कर दूँ इसमें आप वेरीफाई करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन एक्शन ऐड करूँ तो एक्शन आउटपुट आता है वेरीफाई। ठीक है, अगर वेरीफाई अगर ये हो गया है तो ट्रू होगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। अलाउ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ओनली। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आपके जितने भी फ़ोन्स हैं पुराने वाले, जैसे जिसमें बायोमेट्रिक सपोर्ट नहीं करता है, जैसे पैटर्न हो गया, पासकोड हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें सपोर्ट करती हैं और बायोमेट्रिक सपोर्ट नहीं करता है, उसमें ये बाईपास हो जाएगा। तो इसको याद है हमेशा ऑफ करके रखना, प्लीज़ इसको ऑन मत करना, नहीं तो वो बाईपास वाला चीज़ मैंने देखा है कि बाईपास हो जाता है, उसमें बायोमेट्रिक काम आपका नहीं करता है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और अगर कुछ वीडियो में समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हो प्रोजेक्ट्स पे, जिनको फ्लटर की नॉलेज है, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करो मेरे को, मतलब मैसेज करो मेरे को। और जो आपका पेमेंट होगा मैं इसमें बता देता हूँ, 25% ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, मतलब जितने का प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास उसका 25% आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ख्याल रखना आप लोग। अगर रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग। मैं तो पहले बोलना चाहते, चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।